Welcome to Medical Ocean. Today our topic is Health Assessment 4th semester and post are in Health Assessment 2. Assessment of Pediatric Client या Pediatric Nursing. ये आपके पास यूनिट 7 है, तो इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। केम्यू की न्यूज़ स्लाइड है 2024 की। First of all, we will discuss objective. In objective, the learner will be able to describe the component of a through pediatric history, including differences for developing levels, differentiate health assessment norms for infant and children, identify common example techniques for pediatric health assessment. ये हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, इसको हम एक एक पढ़ लेंगे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन हमें पता होना चाहिए कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन्फेंट में, और फिर इन्फेंट से जब वो डेवलप होता है चिल्ड्रन तक, तो उसके बीच में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ सकते हैं। फर्स्ट, चिल्ड्रन एंड इन्फेंट आर नॉट ओनली स्मॉलर देन एडल्ट। ये हमारे पास जस्ट साइज़ के लिहाज से स्मॉलर नहीं है कि हम उसके साइज़ को देखते हैं कि ये हमारे पास छोटे हैं, बट आल्सो सिग्निफिकेंट डिफरेंट फिजियोलॉजिकली, क्योंकि उसके फंक्शन भी डिफरेंट है। जिस तरह हमारे पास साइज़ में छोटे हैं, तो इस तरह उसकी बॉडी के फंक्शन भी आपके पास डिफरेंट है, डिफरेंट ऑर्गन के और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के। Knowledge of pediatric anatomy and physiology differentiate well at in recognizing norms variations found during the physical examinations. अब जो हमारे पास नॉलेज है pediatric anatomy and physiology की डिफरेंट एड्स की, हमें उसके नॉर्मल वेरिएशंस फाउंड डिफरेंट फिजिकल एग्जामिनेशन। अब जब हम उसकी फिजिकल एग्जामिनेशंस करते हैं, तो उससे हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा चीज़ बच्चों में नॉर्मल होता है और कौन सा चीज़ एज के हिसाब से वो उसमें नॉर्मल की तरफ आ जाता है। अब हमारे पास डिफरेंट इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वो बच्चों में डिफरेंट होते हैं और एडल्ट में वो डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि उसमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है, वो आगे हम पढ़ते हैं। हर एक सिस्टम को हम अलग अलग पढ़ेंगे और हर एक सिस्टम के लिहाज से हमें पता चल जाएगा। It also assists with understanding the different physiological response children have to illness and injury. ये हमारे पास क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स चिल्ड्रन हैव इलनेस एंड इंजरी। उसमें आपके पास इलनेस कौन कौन सी बीमारी आपके पास होती है और उसमें इंजरी कौन सी हो सकती है, तो उन सब का हमें पता होना चाहिए। Many techniques for assessment physical finding and abnormalities in young patient differ as well. अब जो आपके पास असेसमेंट है या फिजिकल फाइंडिंग एबनॉर्मलिटीज़ है, वो बच्चों में भी यंग एज में भी आपके पास हो सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। चिल्ड्रन डिस्प्ले ग्रेट वेरिएशंस एंड फिजिकल कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट कंपेयर विद एडल्ट्स। अब जो आपके पास बच्चे होते हैं, ग्रेट वेरिएशंस उसमें है फिजिकल कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट में, उसमें फिजिकल कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट में उसमें क्या है, डिफरेंसेस है। अब फिजिकल क्या है, उसकी बॉडी के हिसाब को हम देखते हैं, बॉडी में कौन से बोन्स उसके बाद में फ्यूज़ होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। उसका हार्ट रेट नॉर्मल कितना होना चाहिए, उसका कलर नॉर्मल किस तरह होना चाहिए, तो ये चीज़ें हम फिजिकली हम देखते हैं। कॉग्निटिव उसके माइंड में कब बातें करना स्टार्ट करते हैं, कब वो सोचना स्टार्ट करते हैं, कब वो समझना स्टार्ट करता है, कब वो बोलना स्टार्ट करता है, तो ये सब चीज़ें कॉग्निटिव उसका माइंड कब मैच्योर होता है। सोशल डेवलपमेंट, सोशली वो किस तरह डेवलप होते हैं, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। जनरल प्रिंसिपल ऑफ पीडियाट्रिक असेसमेंट। अब जब भी आप पीडियाट्रिक की असेसमेंट करते हो, तो उसकी जनरल प्रिंसिपल्स क्या है। जनरल प्रिंसिपल का मतलब कि हर एक बच्चे के लिए कुछ चीज़ें हमारे पास स्पेसिफिक होती है और कुछ चीज़ें हमारे पास जनरल होती है। जनरल का मतलब है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरों के लिए। ये नहीं है कि स्पेशल नहीं होता है, स्पेशल केस नहीं होता है, और सब के लिए हम यूज़ करेंगे। कंप्लीट हेड टू टो असेसमेंट विद इन द फर्स्ट 24 आवर ऑफ बर्थ। आपने क्या करना है, फर्स्ट 24 आवर ऑफ बर्थ में अपने फिजिकल एग्जामिनेशंस करनी है, हेड से लेकर पाँव तक अपने पूरा एग्जामिनेशंस करने हैं, न कि आप जस्ट एक सिस्टम को देखिए, आप पूरा एग्जामिनेशंस करोगे। हेड टू टो असेसमेंट हम करेंगे फर्स्ट 24 आवर में। लेकिन इसमें हमारे पास आगे आते हैं स्लाइड में, इसमें एबगार स्कोर है।
तो वो लाजमी है, वो कब करेंगे, किस तरह करते हैं, वो भी हम लाजमी करते हैं। एक्सपोज बॉडी पार्ट्स एज नेसेसरी एश्योर्स अ वार्म एनवायरनमेंट। आपने क्या करना है, उस बॉडी पार्ट्स को अपने एक्सपोज करना है, जिसको अपने असेस करना है, जिसको अपने इंस्पेक्ट करना है, जिसको अपने पल्पेट करना है। दूसरी बात, हम उसके इन्वायरमेंट का ख्याल रखेंगे। इंट्रा यूट्रीन इन्वायरमेंट से जब बच्चा पैदा होता है एक्स्ट्रा यूट्रीन इन्वायरमेंट में आता है, इंट्रा से एक्स्ट्रा यूट्रीन इन्वायरमेंट आता है, तो इसलिए जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं तो हम उसको गर्म कपड़ों में लपेटते हैं, कंबल वगैरह में, या उसको हम हीटर के नीचे लगते हैं। आप लोगों को पता है ना, इनक्यूबेटर हमारे पास होता है, उसमें भी हम बच्चे को रखते हैं क्योंकि वो गर्म रहे, ताकि बच्चे की जैसे ही बच्चे पैदा होता है उस टाइम उसकी टेम्परेचर हम इंट्रा यूट्रीन एंड एक्स्ट्रा यूट्रीन टेम्परेचर हम मेंटेन रखें। ऑल इंट्रेसिव प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म लास्ट। जितनी भी इन्वेसिव प्रोसीजर, इंट्रेसिव मीन्स इन्वेसिव प्रोसीजर। अब इन्वेसिव का क्या मतलब है, कोई भी इंची पास करना, किनोला करना, ये चीज़ें आपने एंड में करनी है। पहले आपने क्या करना है, हेड टू टो असेसमेंट करनी है। असेसमेंट शुड बी डन इन प्रेजेंस ऑफ पेरेंट। एक बात याद रखना, जब भी आप असेसमेंट करते हैं तो उसके पेरेंट्स के सामने करोगे, कभी भी आप उसके पेरेंट्स से अलग नहीं करोगे, हमेशा उसके पेरेंट्स के सामने असेसमेंट आप कर लोगे। प्रॉपर पोजीशन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में प्रॉपर पोजीशन होगा उसके मदर की गोद में, प्रॉपर पोजीशन होगा मदर के गोद में, क्योंकि गोद से जब हम बच्चे को हटाते हैं तो फिर वो एग्जामिनेशन के लिए हमें नहीं छोड़ते, वो रोना स्टार्ट करते हैं और पोजीशन भी उसका ख़राब होता है, तो मे भी उसमें और इन्वायरमेंटी ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए बच्चे मदर की गोद में हम क्या करते हैं, उसकी एग्जामिनेशंस करते हैं। गो फॉर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले आपने सिंपल चीज़ें देखनी है, फिर आपने कॉम्प्लेक्स में जाना है। कभी भी कॉम्प्लेक्स से सिंपल नहीं आना, सिंपल से हमेशा कॉम्प्लेक्स पे जाना है। कंपोनेंट ऑफ पीडियाट्रिक हिस्ट्री। अब कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिसमें हम पीडियाट्रिक हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, पास्ट हिस्ट्री हम पूछते हैं, बर्थ हिस्ट्री हम पूछते हैं, फीडिंग हिस्ट्री, वैक्सीन हिस्ट्री, डेवलपमेंटल हिस्ट्री, स्कूलिंग हिस्ट्री, फैमिली एंड सोशल हिस्ट्री एंड ड्रग हिस्ट्री। ये सब आपके पास कंपोनेंट, इसके एक एक कंपोनेंट्स के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब फर्स्ट आपके पास पास्ट हिस्ट्री है। इंक्वायर अबाउट द मेडिकेशन टेकन बाय मदर ड्यूरिंग गेस्ट्रेशंस। जैसे ही मदर की प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद उसने कौन कौन से मेडिसिन यूज़ किए, उसके बारे में हम उससे हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछेंगे। टेक हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, इन्फेंट एंड मदर ब्लड ग्रुप। आपने बच्चे की और मदर की ब्लड ग्रुप का भी पूछना है, सही है। और साथ में उसकी अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं है, उससे पहले उसकी प्रेगनेंसी हो गई, तो उस प्रेगनेंसी के बारे में भी हम पूछेंगे। एंश्योर अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीज ही या शी सफ़र फ्रॉम एंड इन कॉम्प्लिकेशन। फिर हम उसकी इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पूछेंगे, या उसका फादर या उसका मदर उससे सफ़र हो। वो डिजीज़ इन्फेक्शियस जो पेरेंट्स से बच्चों में थ्रू प्लेसेंटा ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो उस डिजीज़ के बारे में हम क्या करेंगे, हम उनसे हिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछ लेंगे। अब बर्थ हिस्ट्री क्या है, इंटरनेटल हिस्ट्री बिफोर बर्थ। बच्चे की पैदाइश से पहले जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम पूछते हैं। न्यूट्रिशनल हिस्ट्री ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक बात याद रखूँ, अगर बच्चे को आप सेहतमंद रखना पसंद करोगे या आप चाहते हैं कि उसमें डिजीज़ कम हो, सेहतमंद रहे, तो अपने मदर को न्यूट्रिएंट्स देनी है या उसमें डिजीज़ ना हो बच्चे में। इंटरनेटल केयर में आपने क्या करना है, उसको बट न्यूट्रिशन देना है। मींस एक फीमेल है, उसको प्रेगनेंसी है, तो उसको हम एक्स्ट्रा खुराक हम प्रोवाइड करेंगे जो कॉमन लोग हम लेते हैं, क्योंकि हम एक बंदा है उसके पास दो है, एक बच्चा है एक मदर है, तो उनका खुराक ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम उसको अच्छे प्रोटीन्स, अच्छे मल्टीविटामिन्स के खुराक हम देंगे। अगर हम खुराक अच्छे नहीं देंगे तो उसमें बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं, बच्चा कमज़ोर होगा, बच्चे के कंजेनिटल डिजीज़ हो सकते हैं बहुत सारे। Inquire if mother has suffered from any illness during pregnancy, hypertension, gestational diabetes or infections। आपने क्या कर इंश्योर करना है, अगर मदर्स को हाइपरटेंशन हो या गेस्टेशनल डायबिटिक हमारे पास वही डायबिटिक है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे डेवलप होता है। वैसे मदर को डायबिटिक नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम उसको डेवलप होता है, तो उसको हम गेस्टेशनल डायबिटिक कहते हैं। आर इन्फेक्शन या कोई इन्फेक्शन हो तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, हम पूछते हैं।
इंक्वायर अबाउट मैटरनल वैक्सीन अगेंस्ट टेटेनस। अच्छा, एक बात याद रखना कि हमेशा हम मदर को भी हम वैक्सीन लगाते हैं। अब ये वैक्सीन कब लगाते हैं? 27 टू 36 वीक ऑफ गेस्टेशन में लगाते हैं। प्रेगनेंसी हो जाए, प्रेगनेंसी के बाद 27 या 36 वीक में हम क्या लगाते हैं? हम वैक्सीन लगाते हैं। कौन सी वैक्सीन? टेटेनस की वैक्सीन हम लगाते हैं। बर्थ हिस्ट्री, नेटल हिस्ट्री ड्यूरिंग बर्थ, वेदर द डिलीवरी वाज कंडक्टेड एट होम और इन हॉस्पिटल। अब डिलीवरी कहाँ पे कंडक्ट हुई? हॉस्पिटल में थी या घर में? एक बात याद रखना, जब प्लेसेंटा को हम काटते तो अपने न्यू ब्लड को यूज़ करना है। ये नहीं कि पुराना ब्लड को आप यूज़ करते हो या वो पहले किसी मरीज़ के लिए यूज़ हुए। तो हमेशा न्यू इंस्ट्रूमेंट, स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट अपने यूज़ करने, चाहे घर में हो चाहे हॉस्पिटल में हो। इंक्वायर हिस्ट्री ऑफ सेडेशंस और एनाल्जेसिया गिविंग टू द मदर ड्यूरिंग लेबर्स। आपने क्या करना है? इंश्योर करना है कि कौन सा एनाल्जेसिया दे। उसको एपिड्यूरल दिया है, लोकल एनेस्थीसिया उसको हम कह सकते हैं, या उसको हम स्पाइनल एनेस्थीसिया दे। एक जनरल एनेस्थीसिया है, एक आपके पास स्पाइनल एनेस्थीसिया है। कौन सा एनेस्थीसिया दिया है, फिर कौन से मेडिसिन उसको दें ना। जो मेडिसिन उसको दिए तो वो अपने उससे पूछना है और किस तरीके से उसको एनेस्थीसिया दिया है। आजकल कॉमनली हमारे पास स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं और कभी कभी जनरल भी देते हैं जब आपके पास कोई सर्जरी हो। फिर डिलीवरी आपके पास दो किस्म की होती है। एक आपके पास नॉर्मल स्पॉन्टेनियस डिलीवरी होती है, एक आपके पास सी सेक्शन होता है, सीजेरियन होता है। सीजेरियन में हमारे पास क्या कहते हैं, हम स्पाइनल या जनरल एनेस्थीसिया भी देते हैं। सही, लेकिन मरीज़ की कंडीशंस को देखते हैं और मरीज़ किसको प्रेफर करता है तो उस हिसाब से हम उसको वही एनेस्थीसिया हम मरीज़ को देते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम स्पाइनल में एक इंजेक्शन लगाते हैं, उससे हम स्पाइनल के बिलो जितनी भी ईर है उसको हम क्या करते हैं? सेडेट करते हैं। तो फिर हम सर्जरी करते हैं। उसमें जो पेशेंट्स होता है वो सुनता भी है, वो देखता भी है, उसके ऊपर पार्ट्स ऑफ बॉडी वो सब काम करते हैं, लेकिन जब उसके स्पाइन से नीचे वो काम नहीं करते। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने क्या करना है? ख्याल रखना है कि कौन सा एनेस्थीसिया जनरल लिया था या स्पाइनल। जनरल एनेस्थीसिया में पूरा मरीज पूरा बेहोश होता है, और स्पाइनल में जस्ट स्पाइनल के बिलो जो है एरिया है वो आपके पास सेडेट हो सकता है। अब बर्थ हिस्ट्री, पोस्ट नेटल हिस्ट्री में आप आफ्टर बर्थ हम इमीडिएटली क्राई आफ्टर बर्थ आर डिले। बच्चे जैसे पैदा हो उसने क्राई किया कि नहीं? बच्चे जैसे पैदा होता है वो क्राई करना उसके लिए लाजमी होता है। क्यों लाजमी होता है? क्योंकि उस टाइम बच्चा जब क्राई करते तो उसके लंग्स ओपन होते हैं। क्राई की वजह से उसके लंग्स क्या होते हैं? ओपन होते हैं। जब उसके लंग्स ओपन होते हैं तो उससे वो सांस लेना वो स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि जब बच्चा पैदा हुआ उस टाइम उसने क्राई किया या क्राई नहीं किया। नीड फॉर रजिस्ट्रेशन एट बर्थ। अब रजिस्ट्रेशन उसको किस चीज़ को कहते हैं? रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, कौन बताएगा? रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि मरीज को अपने खुद सांस नहीं ले सकता है, मरीज अनकॉन्शियस है और मरीज को आर्टिफिशियल सांस की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं? मरीज को हम CPR करना स्टार्ट करते हैं। कार्डियोपल्मोनरी रजिस्ट्रेशन उसको हम कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रजिस्ट्रेशन। अगर आप घर में हो तो माउथ टू माउथ ब्रीथ देना है, चेस्ट कंप्रेशन देना है। चेस्ट कंप्रेशन किस तरह देते हैं? ये CPR की वीडियो आपके पास है, आप लोग देख लो। मेडिकल ओशन में CPR की वीडियो है। बच्चों में किस तरह CPR होता है, बड़ों में किस तरह होता है, तो उन दोनों में डिफरेंशिएट है। उसको आप लोग देख लो, तरीका सीख लो। घर में भी अक्सर आपका कोई बच्चा हो इस तरह कोलैप्स होता है, रजिस्ट्रेशन में जाते तो आप उसका CPR करो में भी आप उसको बचा सकते हो। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए लाजमी, CPR आपके लिए लाजमी है। मेडिकल ओशन में CPR का तरीका है, आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो। फिर दूसरी बात, CPR कौन कर सकता है? ये एक लाजमी क्वेश्चन है। CPR वो लोग कर सकते हैं जो लोग सर्टिफाइड हो। सही, सर्टिफाइड हो। सर्टिफाइड मीन्स उसके लिए एक लाइसेंस देते हैं, उस लाइसेंस 2 ईयर के बाद उसकी एक्सपायरी होती है, उसको हम BLS कहते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट। ACLS वो अलग है, BLS उसको कहते हैं, वो सिंपल जो CPR हमारे पास करते हैं उसके हमने उसके लिए हम BLS यूज़ करते हैं। तो 2 ईयर होता है, 2 ईयर बाद वो एक्सपायर होता है, तो इसलिए आप लोगों ने इसको रिवाइज करना है बार बार, क्योंकि इंसान ही भूल जाता है। तो मेडिकल ओशंस में CPRs की वीडियोस है, आप लोग देख सकते हो। एनी हिस्ट्री ऑफ न्यूनेटल जॉइंटस फेट्स, कोई हिस्ट्री है आपके पास न्यूनेटल जॉइंटस या फेट्स की? आप अगर उसको फिट्स आते हैं, कॉमनली बच्चों में हमारे पास फेब्राइल फिट्स आते हैं, या उसके ब्रेन में हमारे पास कोई डिजीज़ हो उसकी वजह से भी फिट्स आ सकते हैं। एनी प्रोसीजर सच एज एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफ्यूजन, हाँ कोई प्रोसीजर है जिसमें एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफ्यूजन होता है। अब एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफ्यूजन क्या है? बेबी के
ब्लड जो है उसको हम रिमूव करते हैं और उसको हम डोनर का ब्लड रिप्लेस करते हैं। अब ये हम क्यों क्यों करते हैं, कब करते हैं? इनीमा है मरीज़ को, उसके लिए हम रिप्लेस करते हैं। हाइपर बिलरूबिन है, बिलरूबिनिया है, उसके लिए हम करते हैं। या एंटीबॉडीज़ है एसोसिएटेड विद आरबीसीज हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस का मतलब क्या है, एमसीक्यूज में आ सकता है। हेमोलाइसिस का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज वो ख़त्म होते हैं, डेथ होते हैं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हेमोलाइसिस। ये आर्च फैक्टर वगैरह जो कज़न के साथ शादी करते हैं उसमें ये चीज़ें होती है, तो फिर हम पूरा होल ब्लड क्या करते हैं, हम उसको रिप्लेस करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए और याद होना चाहिए। फीडिंग हिस्ट्री। अब जो फीड हम करते हैं, फीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आप लोग बीइंग अ नर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, यू शुड प्रिवेंट्स, यू शुड टीच टू द मदर। क्या टीच करोगे आप? वेदर ऑन मदर फीड और बॉटल्स फीड। बच्चा खुद दूध देता है या बॉटल फीड देते हैं। आजकल एक ट्रेंड बना है कि सब लोग अपना फीड नहीं देते, बॉटल फीड देते हैं। लेकिन बॉटल फीड के नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे बहुत ज़्यादा कम है। मदर फीड के फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, नुकसान ज़ीरो है। What at what age weaning diets was introduced? करंट डाइट। अच्छा, फिर अगर चाइल्ड आपके पास है तो आप उसी भी, अच्छा कब तक आपने उसके मदर फीड दिया था या उसको बॉटल फीड दिया था, कब आपने उसको वीनिंग किया और आजकल उसको क्या दे रहे हो? हमें चाहिए कि हम बच्चों को प्रोटीन्स वगैरह फिर ज़्यादा दे दें चाइल्ड एज में, ताकि उसकी बॉडी वेल डेवलप हो जाए। साथ में हम मिल्क हम दे दें ताकि कैल्शियम वगैरह जो है आपके बोन्स की स्ट्रॉन्ग बनाए। वैक्सीनेशन हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन के भी मिस नहीं करना है। टाइप्स ऑफ वैक्सीन, कौन कौन से वैक्सीन आप लगाते हो, नंबर ऑफ डोज गिवन, एनी साइड इफेक्ट ऑब्जर्व। अब जब भी हम वैक्सीन लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अक्सर हमारे पास साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट क्यों होते हैं? वो उसके लिए कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ इनॉर्मल होते हैं। सही। अब आप लोगों ने ये लोगों को टीच करना है कि वैक्सीन कब लगाएंगे, किस तरह लगाएंगे। तो वैक्सीन का आपके पास एक शेड्यूल है, वो शेड्यूल आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। आपके पास बीसीजी है, सही है, और हेपेटाइटिस है, पोलियो वायरस है, डीटीपी है, और बाकी आपके पास जितनी भी है ये पूरा लिस्ट है आपके पास। ये वो वैक्सीन कार्ड आप लोगों को देते हैं, उस टाइम हम बच्चों को लगाते हैं। तो उसमें कब कब लगाते हैं? एट बर्थ हम लगाते हैं, फिर 6 वीक लगाते हैं, फिर 10 वीक, फिर 14 वीक, फिर 6 मंथ। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम बीसीजी हेपेटाइटिस बी फर्स्ट डोज आपके पास है तो हम क्यों लगाते हैं, किस लिए प्रोटेक्ट करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस से एंड हेपेटाइटिस से। आप लोगों को पता है कि ट्यूबरक्लोसिस और हेपेटाइटिस हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है, तो एमसीक्यूज में ये चीज़ें आ सकती है, तो उसको आप लोगों ने याद रखना है। बीसीजी और हेपेटाइटिस हम फर्स्ट डोज लगाते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए एंड हेपेटाइटिस के लिए हम लगाते हैं। फिर 6 वीक पे हम क्या लगाते हैं, डिप्थीरिया, टेटिनस, पर्ट्यूसिस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा, रोटावायरस एंड पोलियो। ये फिर हम कब लगाते हैं, 6 वीक में हम लगाते हैं। फिर 10 वीक में हम क्या लगाते हैं, उसमें भी हम डिप्थीरिया, टेटिनस, पर्ट्यूसिस, पोलियो, हेमोलाइसिस, इन्फ्लुएंजा, रोटावायरस एंड पोलियो वायरस। ये आपके पास क्या होता है, सेकंड डोज होता है। फिर क्या होता है, सेकंड डोज होता है। फिर 14 वीक में भी हम डिप्थीरिया, टेटिनस, पर्ट्यूसिस, रोटावायरस एंड पोलियो, ये आपके पास थर्ड डोज हुआ। फिर आपके पास 6 मंथ में ओपीवी फर्स्ट डोज आपके पास हो, एंड हेपेटाइटिस बी के आपके पास थर्ड डोज होता है, पोलियो। ओपीवी का मतलब क्या है, पोलियो। तो ये आप लोगों ने जस्ट एक रिमाइंडर करना, इसका एक चार्ट आप लोग डाउनलोड कर लो, जहाँ पे आप सोते हो वहाँ पे आप लगाओ, ताकि डेली आप लोगों को याद रहे, क्योंकि ये आप लोगों के आगे भी एग्जाम में आ सकते हैं। अब डेवलपमेंटल हिस्ट्री क्या है, एज एट विच वेरियस डेवलपमेंट माइलस्टोन्स आर अचीव्ड, सेटिंग्स, वर्किंग्स। हाँ, डेवलपमेंटल हिस्ट्री मीन्स कि जब मरीज़ वॉकिंग स्टार्ट करता है, जब वो बैठता है, जब चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। इट इज़ डेवलप अप्रोप्रिएट फॉर एज। ये एज के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम डेवलपमेंटल चीज़ों को हम डिवाइड करते हैं। आगे हमारे पास एक टेबल है, उसमें है, आप लोगों को पता है। स्कूलिंग हिस्ट्री, प्रोग्रेस रिपोर्ट। स्कूलिंग में प्रोग्रेस रिपोर्ट्स का किस तरह है, नालायक है या काम करता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, एवरेज स्टूडेंट है, गुड है, आउटस्टैंडिंग है, एक्सीलेंट है। तो हम प्रोग्रेस से हमें पता चलता है। एनी स्पेशल नीड और सपोर्ट, कोई स्पेशल नीड या सपोर्ट की ज़रूरत है। कुछ लोग इस तरह होते हैं, उसको स्पेशल अटेंशन की नीड होती है बच्चों में, सही है, तो वो हम देखते हैं, उस हिसाब से फिर हम उसको दें। अब स्पेशल सीपी चाइल्ड आपके पास हुआ या दूसरे आपके पास माजूर चाइल्ड होते हैं, तो उसके लिए स्पेशल अटेंशन की नीड होती है। रिलेशन एंड बिहेवियर विद अदर चिल्ड्रन एंड क्लास फेलो, उसका रिलेशंस किस तरह है क्लास फेलो के साथ या दूसरे लोगों के साथ, उसका रिलेशंस किस तरह है स्कूल में, कॉलेज में। हाँ, ये आपके पास स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। तो इस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को आप लोगों ने याद रखना है कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है। इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आप लोगों को
आ सकते हैं कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है। ये जस्ट ये नहीं कि आपने इधर याद किया तो आपको आगे हेल्प नहीं करेगा। ये जब आप लोग उधर जाते हो, पीड्स पढ़ते हो, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का पीड्स है, जब आप लोग पीड्स पढ़ते हैं तो उसमें भी फिर आप लोगों को यही चीज़ें होगी कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आप लोग क्या क्या करते हो और उसमें कौन सी चीज़ आपके पास है, और साथ में आपके पास साइकोलॉजी में है, एरिक्सन थ्योरी आपके पास है। तो ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड, तो उस लोगों ने आप लोगों ने याद रखना है कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हमारे पास क्या क्या होता है और उसमें किस तरह की चीज़ें आपके पास हो सकती है। तो सबसे पहले आपके पास न्यू बॉर्न होता है। न्यू बॉर्न क्या है? न्यू बॉर्न क्या है? जब बच्चे न्यू पैदा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? न्यू बॉर्न कहते हैं। 0 से लेकर 1 मंथ उसको हम न्यूनेटल्स भी कह सकते हैं। समझ आ रही है? न्यू बॉर्न क्या है? जब बच्चा आपके पास पैदा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यू बॉर्न कहते हैं। 0 to 1 मंथ। फिर 1 to 3 2 मंथ्स। 1 to 2 मंथ्स आपके पास क्या है? सुपाइन इन्फेंट उसको हम कहते हैं। सुपाइन इन्फेंट हम कहते हैं उसको। एज ऑफ लुकिंग इन रिस्पॉन्स, लेफ्ट हेड स्माइल फॉलो मूविंग ऑब्जेक्ट। वो क्या करता है? चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को इधर उधर देखना स्टार्ट कर देता है। उसको हम क्या कहते हैं? स्टेज ऑफ सुपाइन इन्फेंट। 1 to 2 मंथ में क्या करते हैं? वो चीज़ों को इधर उधर देख करता है, स्माइल करता है, हेड को लिफ्ट कर सकता है। फिर 3 to 6 या 6 to 9 मंथ। 3 to 6 में क्या करते हैं? एज ऑफ अटैक एंड पर्पस। उसमें क्या करते हैं? अटैक करते हैं, पर्पस। पॉस ऑब्जेक्ट बिटवीन द हैंड्स टर्न्स ओवर कार्ड रोलिंग बोथ वे 6 मंथ। इसमें क्या करते हो? एक हाथ में अपनी चीज़ है, वो दूसरे हाथ में पकड़ता है, दोनों हाथों में पकड़ने की कोशिश करता है। अब 6 to 9 आपके पास क्या है? थ्रेशोल्ड अंडरस्टैंड सेट ऑपराइट्स व्यूज बाय बाय। वो आपके पास बैठता है, बाय बाय हाथ भी हिला सकते हैं। जब आप बाय बाय करते हो, हंसना भी स्टार्ट करते हैं, तो ये आपके पास कौन सा है? 6 to 9 मंथ आपके पास बैठ सकता है, वो आपको चीज़ें बता सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास मोबाइल टोल्डर है। 9 to 24 मंथ आप इसको कह सकते हो, इस पूरे स्टेज को। तो उसमें फिर हमने जब अलग अलग किया है, 9 to 12 मंथ एज ऑफ मीनिंग क्रेविंग्स, पांसर ग्रेप्स, मम्मा दद्दा अंडरस्टैंडिंग नो। वो नो को अंडरस्टैंड कर सकता है, मम्मा दद्दा वो बोल सकता है। 12 to 18 मंथ में ये चीज़ें वो कर सकता है। फिर एज ऑफ क्यूरोसिटी एंड मोबिलिटी। एज ऑफ क्यूरोसिटी मोबिलिटी क्या है? क्लोज फ्रंटेला। आपके पास जो फ्रंट पे फ्रंटेला होता है या बैक पे होता है, उस दोनों को क्या कहते हैं? वो क्लोज का होता है। फॉर सैम्पल्स कमांड्स वॉकिंग फीड सेल्फ। वो खुद खाना स्टार्ट कर देते हैं, खुद चीज़ें आप उसके सामने रखते हो, वो खाना स्टार्ट करते हैं और साथ में वो कमांड्स को फॉलो करते हैं। कौन सी कमांड्स को फॉलो करते हैं? जो आप उसको बोलते हो वो आपके पास क्या करता है? वो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो आपके पास फ्रंटेलास होते हैं, सही है, ये आपके पास कितने किस्म के हैं? जी कौन बताए? फ्रंटेला कितने किस्म के हैं? 2 किस्म के आपके पास हैं। पोस्टीरियर फ्रंटेला है और इंटीरियर फ्रंटेला है। पोस्टीरियर आपके पास एक है, एक इंटीरियर आपके पास है। तो इन दोनों को आप लोगों ने क्या करना है? याद रखना है कि पोस्टीरियर कहाँ पे होता है, इंटीरियर कहाँ पे होता है। जब हम हाथ लगाते हैं मरीज़ को, तो क्या होता है? उस हाथ से हमें पता अंदाज़ा हो जाता है कि ये आपके पास क्या है? सॉफ्ट उस जगह होती है। जब सॉफ्ट होती है तो इट मीन्स उस फोंटेरा का सॉफ्टनेस हमें पता चल जाता है कि ये सॉफ्ट है। लेकिन जब वो फिर क्या होता है? वो बाद में फिर वो क्लोज होता है। कब क्लोज होता है ये आपके पास? ये आप लोग आगे हम पढ़ते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि उसको आप लोग जब भी टच करते हो तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, क्योंकि ये आपके पास क्या होता है? पोस्टीरियर इंटीरियर फ्रंटेला दोनों फ्रंटेला आपके पास होता है और ये आपके पास क्लोज नहीं होते उस टाइम, इसलिए ये आपके पास सॉफ्ट होते हैं। एज ऑफ कम्युनिकेशन कैन डिस्क्राइब सिम्टम्स लाइव इन प्रेजेंट। वो आपको सिम्टम्स बताते हैं 3 ईयर तक, फिर हो कि मुझे इधर दर्द है उधर दर्द है। और अच्छा, 4 ईयर में फिर क्या करता है? वो आपके पास एज ऑफ इन्वेंटिंग्स मैजिकल थिंकिंग, वो अजीब अजीब से सोचता है, मैजिकल चीज़ों को सोचता है, मैथ्स वगैरह को सॉल्व करने की कोशिश फिर वो कर सकता है। स्कूल एज में वो क्या करता है? 5 ईयर में रीजनिंग कॉज एंड इफेक्ट। वो आपके साथ एज ऑफ फ्लुएंसी वो सब चीज़ें आपको बता सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में वो आपके साथ डिस्कस कर सकता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है और इन चीज़ों को आप एक टेबल बनाओ, अपने साथ लगाओ और इसको आप लोगों ने याद करना है।
क्लासिफिकेशन ऑफ बर्थ, अब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका वेट के हिसाब से हम देखते हैं। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे एक दो एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकते हैं। एक्सट्रीमली लो बर्थ लेस देन 1000 ग्राम अगर होगा तो उसको हम एक्सट्रीमली लो बर्थ कह सकते हैं। वेरी लो बर्थ आपके पास कब होगा, लेस देन 1500 ग्राम्स आपके पास वेरी लो बर्थ होगा। लो बर्थ वेट कब होगा, लेस देन 2500 ग्राम आपके पास होगा। नॉर्मल बर्थ वेट आपके पास मोर देन 2500 ग्राम। 2500 ग्राम अगर आपके पास होगा तो इट्स मीन्स ये आपके पास नॉर्मल है, उससे कम होगा तो ये आपके पास लो बर्थ, वेरी लो बर्थ एंड एक्सट्रीम लो बर्थ, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इसको आप लोगों ने रट्टा करना है, याद रखना है। गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट, कौन कौन सी गाइडलाइन है आप असेसमेंट करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल।